नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़ रूम वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा 47th एनिवर्सरी ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान। ईरान में 47वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि ट्रंप की तरफ से अब दूसरे जंगी बेड़े को भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए वार्निंग भी दे दी है, उसे समझेंगे। इसके अलावा जो सड़कों पर ईरान में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और वहां से अमेरिका इस्राइल के लिए मौत जैसी डिमांड की जा रही है। इसके अलावा ट्रंप और नेतन्याहू को जो है वो कैदी के तौर पर भी दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ कतर में अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है अमेरिका की चालाकी का, और सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर पर देखा गया है मोबाइल व्हीकल लॉन्चर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी आज की चीजें चर्चा में शामिल की जाएंगी। मेरे साथ इमरान जी है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं 47वीं वर्षगांठ पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार ट्रंप की तरफ से जो वार्निंग दी गई है वो ये कि आखिर ट्रंप मुल्स सेकेंड एयरक्राफ्ट करियर ऑफ ईरान एज नेतन्याहू फ्लाइज टू डीसी फॉर टॉक्स। नेतन्याहू बातचीत करने के लिए वॉशिंगटन जा रहे थे अपने व्हाइट हाउस में, और उससे पहले वो एक बयान देते हैं, और वो बयान उन्होंने फ्लाइट में ही दिया कि हम दूसरी जंगी बेड़ा भेज रहे हैं। इसके क्या मायने समझे? क्या अभी भी प्रेशर बनाया जा रहा है या फिर युद्ध को जल्द से जल्द शुरू करने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही? देखिए, इसको हम उस रूप में भी देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सब तरह की कोशिश करके देख ली, लेकिन ईरान दिव्यांशु टस से मस नहीं हुआ। न डरा, न घबराया, न पीछे हटा। वो हर बार ये कह रहा है कि ठीक है, अगर आपको जंग करना है तो आइए, हो जाए आर पार। तो यही वजह है कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसको लेकर खुद अमेरिका असमंजस में आ गया है। और जितना अब हमें समझ में आने लगा है, आप तैयारियां तो दिखा रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका को अटैक करना होता तो अब तक कर चुका होता। बहुत से बहाने थे उसके लिए जंग करने के, लेकिन जिस हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप से बातें कर रहे हैं और बार बार नई बातें कर रहे हैं, और न सिर्फ बातें कर रहे हैं बल्कि उसको करके भी दिखा रहे हैं। एक जंगी बेड़ा गया, दूसरे जंगी बेड़ा के लिए जैसा कि आप बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब वो पीएम नेतन्याहू से मिलने जा रहे थे कि हम एक और जंगी बेड़ा भेज सकते हैं अगर ईरान हमसे बात सही ढंग से नहीं करता है तो अपने आप में यह बताता है कि अमेरिका बहुत ज्यादा हताश हो गया है, ऐसा लग रहा है। उसने सारी टेक्निक जो उनकी होती हैं झुकाने की किसी भी मुल्क को, वो अपनाकर देख चुकी हैं, लेकिन ईरान डगमग हो ही नहीं रहा है। यही वो झुंझलाहट है जो इस तरह के बयानात में निकल करके सामने आती दिख रही है। न सिर्फ यही चीज है इमरान जी, एक और खबर मैं दिखा रहा हूं। ट्रंप जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वो थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं ईरान को कि अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता जो डिमांड किया जा रहा है यूएस की तरफ से, ईरान नहीं देता है तो फिर उसके बाद ये सीधे तौर पर हमला कर देंगे। तो क्या ये तैयारी, एक तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से जो कतर में जो बेसिस पर ये तैनाती की गई है। देखिए, यूएस यूज्ड मोबाइल लॉन्चर्स फॉर मिसाइल एट कतर बेस एज ईरान टेंशन्स रॉस। सैटेलाइट पिक्चर शो, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, मैं दिखा रहा हूं, बल्कि जूम करके इसे रॉयटर्स भी दिखा रहा है इस तस्वीर को, और उनकी तरफ से बाकायदा इसे जारी किया गया है। ये देखिए किस तरीके से ये पूरे मोबाइल व्हीकल आपको लॉन्चर दिखाई दे रहे होंगे जी, ये वो ट्रक जिनके सहारे मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं। तो क्या ये पूरी तरीके से उनकी तरफ से ये तैयारी की जा रही है, साथ में धमकी भी दी जा रही है और इसके अलावा वार्ता भी की जा रही है? देखिए, तैयारियां तो आज से नहीं हो रही, पिछले एक महीने से हो रही हैं, लेकिन उन तैयारियों का कोई नतीजा निकला नहीं निकला। वो तैयारियां सिर्फ इसलिए हैं, ये तैयारियां भी सिर्फ इसलिए हैं जितना आप समझ में आ रहा है कि सामने वाले पे प्रेशर बनाया जाए, और दिख रहा है कि ईरान प्रेशर में आ ही नहीं रहा है। और पीएम नेतन्याहू जो पहुंचे हैं इस वक्त अमेरिका, तो वो उनकी एक बड़ी जिद है या डिमांड है जिसके लिए पहुंचे हैं। दरअसल उनको ये लग रहा था कि अमेरिका तो सब कुछ सरेंडर करता जा रहा है बातचीत में। उन्होंने कहा कि हमको मिसाइलों पे बात नहीं करनी है, आपने कहा जी नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सीज पर बात नहीं करनी, उन्होंने कहा नहीं करनी है। अब सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट पे बात हो रही है, यही बात हो रही है ना न्यूक्लियर की। और इसराइल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल को तो सबसे ज्यादा थ्रेट उनकी मिसाइलों से है, उनके प्रॉक्सीज से है। तो यही वजह है कि दौड़े दौड़े पीएम नेतन्याहू आए कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका जिस ढंग से बात कर ले तो इसराइल के लिए कुछ करने कहने के लिए बच ही ना जाए। यही वजह है कि वो भागे हैं। बाकी अमेरिका ने वो सारे हरबे, वो सारी कोशिश करके देख ली जो वो कर सकता था। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं, हमारी कई एक्सपर्ट से बात भी हुई है और दीन दुनिया में आज इस पे हम तफसील से भी बात करेंगे।
वो करके देख लिया, लेकिन ईरान का तो जैसे वो तो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, जलील कर सकते हैं, उस पे सैंक्शंस लगे तो हुए ही हैं, और आप ज्यादा लगा सकते हैं, आप उसको आर्थिक रूप से तोड़ सकते हैं। ईरान वो सारे नुकसान सहने के लिए तैयार है। अब क्या करेंगे आप? बिल्कुल यही वजह है कि वो ताजा धमकियां दे रहे हैं, और ये धमकियां बताती हैं कि करने वाली बात होती तो 15 दिन पहले हो चुकी होती, 20 दिन पहले हो चुकी होती। अब शायद माहौल बनाने की कोशिश है, कुछ करने की स्थिति में अमेरिका नहीं है, ऐसा लगने लगा है। दर्शकों के लिए एक और चीज, इसके साथ साथ ये खबर भी देखिए, ये 10 तारीख की है, 10 फरवरी की, और इस खबर में आपको साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वार्न यूएस वेसल टू स्टे अवे फ्रॉम ईरान टेरिटोरियल वाटर्स। यानी साफ तौर पर यह भी बता दिया गया है, जो अमेरिकी जंगी बेड़े हैं उनको भी यह बताया गया है कि ईरान की तरफ मत बढ़ना, उसके पानी की तरफ मत जाना, जो उसकी शासित हैं, उसके केंद्र में आते हैं, यानी उसके अधिकार में आते हैं। बिल्कुल। इसलिए तो क्या यह भी समझे कि एक तरफ आप ये भी कह रहे हो कि धमकी भी दे रहे हो आप बार बार कि हम युद्ध करेंगे, हम ये करेंगे, हम तैनाती भी दिखा रहे हो आप अपनी तरह से। सैटेलाइट इमेज जारी करना अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश है, पूरी कोशिश, और साइकोलॉजिकल वॉर है ये। बिल्कुल। और ये खबर भी आनी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली चीज है कि आप ये भी डर रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वाले ही उकसा दें। बिल्कुल, कोशिश यही है, क्योंकि ईरान तो पहले कह चुका है कि अगर हम पे जरा सा भी थ्रेट हमको हुआ हमले का, या हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई, तो हम तो मारेंगे। इसीलिए कहा गया है कि आप उनके एरिया में मत जाइए, उनसे बचकर रहिए, क्योंकि आप अगर अटैक करने की पोजीशन में होते तो आप करते, है ना, आप पहल करते। आप में अगर गुस्सा था, आपको अगर ये था कि वहां पूरी रिजीम ही बदलनी है और वहां तो इस बार मिटाकर रख देना है, तो आप अब तक कर चुके होते। लेकिन ये जो मिसाइलें आप दिखा रहे हैं ना, यही वो ताकत है। हमने पहले भी चर्चा की है, इसको हम एक बार फिर दोहराएंगे कि ताकत का जो बैलेंस है ना, इस बार आप देख रहे होंगे कि ईरान ने उसको बनाया है। पिछली बातचीत जो हुई थी 6 महीने पहले, वो थी कि ईरान अमेरिकन शर्तों पर बात करता था, ठीक है, और इस बार ये हो रहा है कि ईरान अमेरिका को अपनी शर्तों पर लेकर आया है। यही वो ताकत का तवाजुन है, बैलेंस है, जो ईरान ने बना लिया है अपनी ताकत के जरिए, चाहे वो सिज्जिल हो, खुर्रमशहर 4 हो, फतेह हो, ये मिसाइलें जो टारगेट पर एकदम सेट हैं, और उस तमाम ठिकाने, जैसे कि वो बार बार बयान देते रहे कि आपके हर सैनिक जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद है हमारे निशाने पर है। इतना बड़ा उनका बयान है, तो आप समझ कर रहिए 30 से 40 हजार सैनिक इस वक्त मौजूद है वहां पर। तो अमेरिका क्या उनको किसी कीमत पर खोना चाहता है? नहीं, अमेरिका नहीं, पश्चिमी मुल्कों की यही तो सबसे बड़ी कि वो कम से कम नुकसान उठाना चाहते हैं, और अमेरिका आज उस पोजीशन में नहीं है उस खित्ते में कि वो इतना बड़ा नुकसान उठा ले, और वो इस बात को समझ गया है। यही वजह कि ईरान भी इस बात को समझ गया है, दोनों समझ रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर चला रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये तमाम चीजें उसी साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है। ये शक्ति संतुलन है जो मिडिल ईस्ट में ऐसा लगता है बन चुका है, और ईरान ने इसमें कहीं ना कहीं एक मतलब ईरान इसमें कहीं ना कहीं आगे निकल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसलिए ये तीनों मिसाइल अपने आप में बहुत खतरनाक हैं, जिनकी चर्चा इस वक्त दुनिया भर के टेलीविजन पर आपको दिखाई देंगी, तमाम अखबारों में आपको दिखाई देंगी। हो सकता है आपने खुद पढ़ी देखी हो, और लगातार लाइव हिंदुस्तान की चर्चा में हम इस बात को शामिल भी कर रहे हैं। ईरान की जो तीनों ये मिसाइलें बहुत खतरनाक हैं, और ये इस वक्त ये भी खबरें हैं कि इनको तान भी दिया गया है। तानने का मतलब है कि इनको लगा भी दिया गया है कि जब मन करे, जब भी ऐसा लगता है कि दिक्कत होने वाली है, तो तुरंत इन्हें छोड़ दिया जाए। अब सीधे हम बढ़ते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन की तरफ, जिसकी 47वीं वर्षगांठ है आज, और ईरान में जो है वो हुजूम उमड़ पड़ा है। मैं कुछ तस्वीरें भी दिखा दे रहा हूं दर्शकों को। ये देखिए, जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं ईरान के, वो आपको दिखाई देंगे। अब्बास अराक्ची ये खुद भी मैदान में उतरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका को एक तरीके से दिखाने की भी कोशिश होगी कि देखिए हम टूटे नहीं हैं। आप जिस तरीके से पिछले दिनों हमें बांटने की कोशिश कर रहे थे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें आप कह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं उकसा भी रहे थे, धमकी भी देने के लिए कि आप लोग जाओ, हम आपके साथ हैं। एक और ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि ये पेजेश्कियान है, ये खुद भी उसमें उतर चुके हैं, राष्ट्रपति वो भी उतर जाते हैं मैदान में, और ये खुद कह रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं। इस बीच एक और चीज हम आपको दिखा रहे हैं, ये अली लारजानी हैं, जो अभी कल तक आपको नजर आ रहे थे ओमान में, और इस बीच ये नजर आ रहे हैं अब कतर में। और
तमीम बिन अहमद अल थानी से इनकी मुलाकात हुई है। एक तस्वीर और ये अली शमखानी है, बहुत करीबी बताए जाते हैं सुप्रीम लीडर के। तो अब चर्चा सबसे ज्यादा जरूरी इसी बात पर है, अलग अलग तस्वीरों पे आएंगे कि पेजेश्कियान खुद भी मैदान में उतर चुके हैं। तो किस तरीके से इस 47वीं वर्षगांठ को ईरान के लिए देखा जाए? बहुत अहम। और आपने इन तस्वीरों में जो दिखाया तो आपने एक चीज मार्क की कि इस बार पूरा अरब जगत जो है, अरब मुल्क, वो ईरान से संपर्क में है पूरा। देखिए, पिछली बार जो बातचीत हो रही थी 6 महीने पहले न्यूक्लियर को लेकर ईरान अमेरिका के बीच में, उसमें यूरोप था बीच में, बिल्कुल ठीक है। इस बार अरब जगत है। वजह यह है कि अरब जगत घबराया हुआ है। उनको पता है कि अगर जंग हुई या कुछ भी ऐसा हो तो ईरान मारेगा और बहुत मारेगा। यही वजह है, और सारे बेसिस अमेरिकी उनके इलाके में है, ठीक है। यही वजह है कि वो लगातार ईरान के प्रेसिडेंट, ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के अफसरों से लगातार संपर्क में है। उनके अधिकारी, उनके नेता, उनके किंग, उनके तमाम जो विदेश मंत्री, जो जिस लेवल का है उसके साथ संपर्क में है। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला संभल जाए, क्योंकि ईरान तो सब कुछ, जिसको कहते हैं ना, सिर पर कफन बांध उसके साथ तैयार है। और आज जो रेवोल्यूशन की ईरानी जो साल है, पर्शियन साल, उसकी 22 तारीख, जहां पर ईरान को इस्लामिक रेवोल्यूशन हासिल हुआ था, यानी 11 फरवरी इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक, तो उसमें तो वो अपनी ताकत दिखाई रहे हैं। ये उनकी अवामी ताकत है, लेकिन उनकी असली ताकत इसके पीछे छिपी है कि सारा अरब जगत उस खित्ते का, वो एक तरह से उनसे, उनके पीछे उनसे जुड़ा हुआ राब्ते में है, या यूं कहें इससे दूसरे शब्दों में कि सरेंडर ही हो गया है। मतलब आप सोचिए, ईरान की ताकत, इसको कहते हैं दबदबा, कि आपको मनाने के लिए लोग लगे हुए हैं कि भैया जंग मत कीजिएगा वरना बिगाड़ हो जाएगा उस पूरे खित्ते, क्योंकि वो कह चुका है कि खित्ता पूरा दहक उठेगा, जलेगा। अगर हम पर कोई भी एक्शन हुआ तो वो खित्ता पूरा दहक उठेगा, फिर उसमें जो बीच में आएगा वो जलेगा। इसलिए ये अरब जगत पूरा लगा हुआ है मनाने में, उस तरफ भी और इस तरफ भी। ये सिचुएशन पिछली बातचीत से कई गुना अलग है, इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। बिल्कुल, तस्वीरें भी बहुत कुछ बताती हैं। ये जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है इन दोनों की, वो एक तरीके से इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आवा भगत बहुत बढ़िया से की जा रही हो कि हम पर मत आइएगा, बाकी जो करना है आप लोगों को अपने में समझिए। और वो इनके आए बिना मुमकिन ही नहीं, कैसे हो सकता है? सारे बेसिस तो इन्होंने बना, बिल्कुल अरब देशों में मौजूद है, अमेरिका को दिए हुए अरब देशों ने। तो जाहिर सी बात है, जब हमला होगा तो फिर उन्हीं पर होगा और नुकसान भी उन्हीं को उठाना पड़ेगा। अमेरिका को जो नुकसान नहीं होगा वो उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा अरब देशों को नुकसान होगा। तो वो पूरी कोशिश में है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन की सालगिरह के मौके पर ही सही ईरान को काबू में करें, कंट्रोल में करें, उसको मनाएं, वरना ये बहुत बड़ी आग फैलेगी मिडिल ईस्ट में। एक तरफ ये इमेज है, इसके बाद दूसरी तरफ एक और इमेज दिखा रहा हूं जो पहले अभी हमने चर्चा की, ये कतर बेस की ही है इमेज। अब इन दोनों तस्वीरों को देखा जाए तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक तरफ कतर क्या दोनों तरफ चल रहा है, ये भी अपने यहां अपने बेसिस पे तैनात भी करवा रखे। खबर ये है कि B-52 बॉम्बर भी लगाए गए हैं इनकी, B-2 और B-52, मतलब एक तरीके से वो भी कर दिया गया है। और आप दूसरी तरफ ये मुलाकात वाली तस्वीर भी हमें देखने को मिल रही है। तो कतर किस तरीके से, क्या ये ऐसा तो नहीं कि बीच में कतर को ही पिसना पड़े पिछली बार की तरह? देखिए, पिसना पड़ता ही है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने बेसिस दे रखे हैं अरब देशों ने, और उनकी अपनी रणनीति है, क्योंकि अमेरिका ने उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वहां उठा रखी है, फिर उनके कारोबार के साथ में भारी निवेश है, तो वो सारी चीजें। और दिक्कत इनके साथ ये है, अरब मुल्कों के साथ, कि ये अपनी सुरक्षा करने की स्थिति में आज की डेट में भी नहीं है। पूर्णतः पूरी तरह से निर्भर हैं अमेरिका पर और उन ताकतों पर जिनके साथ इन्होंने समझौते कर रखे हैं। तो यही वजह है कि आपको ये सैटेलाइट तस्वीरों में जो हैवी डिप्लॉयमेंट दिख रहा है, वहां पर वो इनकी अपनी सुरक्षा के लिए भी लगाया गया होगा। जो देश इनकी सुरक्षा में वहां पर तैनात है उनके जरिए, क्योंकि ये खुद ने, अब जैसे सऊदी ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर रखा है, तो वो ये उम्मीद करेगा कि कभी ऐसी स्थिति बने तो पाकिस्तान उनके लिए लड़े या उनके लिए अपनी मशीनरी लगाए। तो वो सारे, क्योंकि ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए अब भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। यही वजह है कि ये सारा आपको हैवी वहां पर दिख रहा है। वो तो अमेरिका ने लाया है, लेकिन इनकी अपनी सुरक्षा के लिए भी अमेरिका ने वहां पर लगा रखा होगा, क्योंकि अमेरिका का इनसे वादा है सुरक्षा का, जिसके तहत वो उसके साथ में, अमेरिका के साथ में समझौतों से बंधे हुए हैं।
एक आखिरी चीज की, जब ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हो उस दौरान क्या कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप लगातार वहां के एक्सपर्ट से बात करते रहते हैं, मिडिल ईस्ट के तमाम जानकारों से आप बातचीत करते रहते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि नेतन्याहू पूरी तरीके से सरेंडर की अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि मिसाइल प्रोग्राम को बंद करवाओ उसके और न्यूक्लियर चीज को, ऐसा ना हो कि मतलब आप किसी एक मसले पर जाकर हल निकालकर और लौट आओ, फंस मैं जाऊं? बिल्कुल, इजराइल की चिंता बहुत बड़ी है और इजराइल तो चाह रहा है कि ये चीजें जल्दी से जल्दी खत्म हो सकता है। नेतन्याहू ने एक बंद कमरे में प्रेसिडेंट ट्रंप से ये भी बात की हो। इस बार आप देख रहे होंगे हमेशा इजराइल आगे रहता है, अमेरिका पीछे रहता है। इस बार अमेरिका आगे है और इजराइल पीछे है। तो इजराइल का रुख ही दिखा रहा है कि वो जो 12 दिनों की जंग में नुकसान झेल चुका है ना, उससे अभी उबर नहीं पाया। वो भले ही अपने आप को दिखाते ताकतवर हैं, लेकिन उन्हें भी शायद ये अंदाजा नहीं था कि क्या हाल होगा उनका। जो ट्रेलर कहा जाता है सिर्फ ईरान की तरफ से 12 दिनों की जंग का, तो देखिए मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है, उसका तौर तरीका अलग होता है। बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं उसका जो उससे बचने के लिए जो आपके पास चीजें होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, और ईरान जो मिसाइलें बनाता है वो बहुत सस्ती बनाता है। अब आप अपनी महंगी चीज से उसको रोकेंगे तो कितना रोकेंगे? आर्थिक रूप से आप टूट जाते हैं, ठीक है। एक तो आपके यहाँ नुकसान होता है और दूसरा आप आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं। यही वजह है कि इस बार इजराइल बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि इस तरह की झड़प हो या इस तरह के कोई हालात बने, क्योंकि पिसना उसको ही है। लेकिन हाँ, उसकी एक कोशिश ये भी रहती है कि वो स्थिति जरूर बनी रहे कि अमेरिका वहां मौजूद रहे, अमेरिका की मौजूदगी बनी रहे। तो वो तनाव उसके लिए चाहिए, वो तनाव तो रहे, लेकिन इतना भी ना हो जाए कि उसके ऊपर बात आ जाए। तो वो दोनों चीजें करने की स्थिति में, क्योंकि उनके यहाँ भी एक प्रेशर रहता है, जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं कि आपको जंग में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को, अपने वजूद के लिए ईरान को सबसे बड़ा खतरा मानता है। और जब उनके यहाँ भी इलेक्शन होते तो उन्हें जवाब देना पड़ता है अपनी आवाम को कि भाई आपने क्या किया, आपने कितनी आक्रामकता दिखाई, क्योंकि इजराइल का नेचर तो अभी तक ये रहा कि बहुत आक्रामक देश है। अभी 12 दिनों की जंग जो जून 2025 में हुई थी, उसके बाद पता चला कि नहीं, आपसे भी बड़े वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, और वो ईरान ने दिखाया। यही वजह है कि वो ये तो चाहते हैं कि टेंशन बना रहे खित्ते में, लेकिन बहुत बड़ा कुछ ना हो, क्योंकि इससे उनकी स्थिति बहुत अजीब हो जाएगी और वो शायद अभी उस तैयारी में नहीं है, ऐसा लग रहा है। ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं, जिस तरीके से उनका आज अंदाज देखने को मिला है, अमूमन वो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वो लगातार हंसते हुए या मुस्कुराते हुए उस तरीके से, उस अंदाज में ही जवाब देते हैं। या तो उन्हें पहली बातचीत में, पहले दौर की बातचीत में कुछ मिला ना हो उस तरीके का। दूसरी तरफ दूसरा जंगी बेड़ा भेजने का अर्थ क्या समझा जाए? अगर फैब के अंत में जो रसिया, चीन और ईरान की तरफ से एक तरीके की मॉकड्रिल होने वाली है, उससे कहीं बेचैनी बढ़ रही है कि उस क्षेत्र में अगर इनकी मौजूदगी पहले से हो जाती है, तो अगर आगे चल के कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है तो फिर ये नीचे हो जाएंगे, इस वजह से दूसरा जंगी बेड़ा। हाँ बिल्कुल, ये इससे भी कनेक्ट हो सकती है बात, क्योंकि आगे ये लोग ड्रिल करने जा रहे हैं, युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अमेरिका को अपनी और ताकत दिखाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए उस पूरे रीजन में अमेरिका का मौजूद रहना, मिडिल ईस्ट को अमेरिका कंट्रोल अगर कर रहा है तो उसको बने रहना पड़ेगा, वहां दिखना पड़ेगा, और ऐसी हालात में अपनी ताकत के साथ दिखना पड़ेगा। तो ये वार साइकोलॉजी तो हो सकती है कि एक दूसरे के ऊपर अपनी ताकत दिखाने के लिए अगला बेड़ा भी भेज रहे हैं, लेकिन जंग अब होगी इन हालात में, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। क्योंकि आगे आने वाली, आज की प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू की बातचीत का क्या सार निकलता है, वो उस पे स्टडी करने की जरूरत है। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि जंग होगी या नहीं होगी। लेकिन फौरी तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो जंग होने वाली होती तो 15 दिन पहले हो चुकी होती। इसीलिए अगला बेड़ा भी अगर आ रहा है तो वो सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए आ रहा होगा, क्योंकि रूस और चीन पहले से आ रहे हैं, वहां पर मौजूद है, रूस तो आ चुका है। ऐसे में एक दूसरे पर दबाव बनाने और एक दूसरे से बढ़तरी हासिल करने की ये कोशिश है। इसके अलावा फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ेंगी आने वाले 1-2 दिन में। अमेरिका इसराइल पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में होते हैं, और कब हमला बोल देंगे ये कोई कुछ भी नहीं। देखिए कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि ऐसा ही होने जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। और सरप्राइज अटैक करने की तो आदत ही रही है अमेरिका की भी और इजराइल की भी, लेकिन सामने वाला जो है ना डर नहीं रहा है। तो यही वजह है कि आप सामने वाले को जब डर नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, झुंझला जाते हैं, आप बार बार हर तरह के से कोशिश करते हैं। आप कुछ तो डरो, कुछ तो, वो हर बार कहते हैं कि
आ जाओ। वो कहते हैं अच्छा ऐसा होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ठीक है आ जाओ। तब ये बोलने की स्थिति में कोई है कि आ जाओ, हो ही जाए, तब आपके पास विकल्प कम बचते हैं। यही वजह है कि आप टाइम पास करते हैं, टाइम को खींचते हैं और अपनी मौजूदगी, अपना वकार, अपना इकबाल दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते आप। ये आपकी झुंझलाहट भी रहती है। आप मिलना जुलना, बैठना, दौड़ना, भागना, ये प्लेन जा रहे हैं, वो ये सब कर सकते हैं, और करना होता तो आप 15 दिन पहले कर चुके होते। एक आखिरी कमेंट, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, दर्शकों को बोझिल ना हो। ईरान में 47वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा है, इसका असर अमेरिका पर पड़ सकता है, क्योंकि पेजेश्कियान खुद भी माफी मांगते इस बात से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आज भी माफी मांगी है इस अवसर पर कि जो देश में एक तरीके से कहीं ना कहीं करेंसी कमजोर हुई है, महंगाई बढ़ी है, उस चीज को लेकर कि हम सबको एकजुट रहना है, क्योंकि दुश्मन हमारे ऊपर ताक लगाकर बैठा है। तो एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश है कि देखो हम टूटे नहीं हैं, हम एकजुट आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मैसेज है, और बड़ी तादाद में जिस तरह से लोग सड़कों पर निकले हैं ईरान की, वो बहुत बड़ा पैगाम है दुनिया भर को कि ईरान के लोग अभी भी इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अमेरिका की काम करने की जो तरीके हैं, वो ये है कि वो उसको पब्लिक ओपिनियन का भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वेनेजुएला में उनको काम जो अपना करना था वो करके निकल गए, तो जब उनको जैसा करना होगा वो कर देंगे। ईरान में भी उनको कुछ करना होगा तो वो कर देंगे। तो इस तरह के से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिखाइए अपनी पब्लिक, आवाम का की जी भावना से उनको कोई लेना देना नहीं, जितना हमें समझ में आता है। वो तो अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन हाँ, दुनिया इस बात को देख रही है कि इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ पूरी ईरान की कौम है, उनकी आवाम है, और ये एक बड़ी ताकत है ईरान जो आज अपनी इसकी इस्लामिक रेवोल्यूशन की सालगिरह पर दिखा रहा है। ठीक है, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 47वीं वर्षगांठ जो ईरान अपनी रिवॉल्यूशनरी चीज को लेकर, क्रांति को लेकर मना रहा है, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु, मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। नमस्ते। नमस्कार।